हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे बीए फिफ्थ सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हमारा जो बीए फिफ्थ सेमेस्टर है इसमें क्या प्रोसेस चल रहा है प्रेजेंट टाइम में। तो सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि जिस प्रकार से पिछले वाले सेमेस्टर में हम लोग क्या कर रहे थे कि केवल उसमें 8 यूनिट हमें पढ़ना होता था, एक पेपर हुआ करता था। लेकिन जब आप फिफ्थ सेमेस्टर में वही जाते हैं फोर्थ सेमेस्टर के बाद, तब यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है आप लोग को कि जो आपको होम साइंस सब्जेक्ट है या फिर कोई भी सब्जेक्ट आप लोग को पढ़ना हो तो उसके 2 पेपर हैं। 2 पेपर होंगे, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर, और दोनों पेपर में आपको 8 यूनिट देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे हम बात करेंगे अपने होम साइंस सब्जेक्ट की, और होम साइंस सब्जेक्ट में हम आपको बताएंगे कि होम साइंस सब्जेक्ट जो हमारा है उसका दोनों पेपर का नाम क्या है। इंट्रोडक्शन की क्लास है ये आज। इसमें आप लोग जो भी इसके सिलेबस है उसको अच्छे से समझिएगा, बहुत लंबा नहीं बताएंगे। आप लोग को अगर सिलेबस चाहिए तो वो आप लोग को टेलीग्राम पे पोस्ट कर दिया जाएगा, फिर आप लोग उसको देख लीजिएगा। यहाँ पे इंट्रोडक्शन आज हम बता दे रहे हैं, फिर फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों को। फिर इसके बाद आप लोग कमेंट करके ये बताइएगा कि आप लोगों को पहले फर्स्ट पेपर पढ़ाया जाए या सेकंड पेपर, जो भी आप लोग का इंटरेस्ट हो वो बताइएगा, वहीं से हम शुरू करेंगे। तो आइए हम आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, जो हमारा ये होम साइंस सब्जेक्ट है, होम साइंस सब्जेक्ट में आप लोग देखे थे कि जो होम साइंस हमारा सब्जेक्ट है इसके कितने ब्रांच थे, 5 ब्रांच थे। 5 ब्रांच होम साइंस के आप लोग पढ़े हैं और शुरू से ये पढ़ते आ रहे हैं, जिसमें सबसे पहले आप लोग क्या पढ़ रहे थे, फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस था। इसके बाद होम मैनेजमेंट था। इसके बाद एक्सटेंशन एजुकेशन था। फिर टेक्सटाइल था। टेक्सटाइल के बाद फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस, होम मैनेजमेंट, एक्सटेंशन एजुकेशन, टेक्सटाइल, और यहाँ पे एक ह्यूमन डेवलपमेंट कहिए या फिर चाइल्ड डेवलपमेंट। ये क्या थे, आपके 5 ब्रांच थे। तो जिसमें से आप लोग क्या देख रहे हैं, हर सेमेस्टर में कुछ के पार्ट, सभी सेमेस्टर में आपको 2 पार्ट देखने को मिल रहे थे। उसमें ये 5 ब्रांच में से कभी न्यूट्रिशन साइंस और होम मैनेजमेंट का कर दिया, तो कभी एक्सटेंशन एजुकेशन के साथ क्या कर दिया है, चाइल्ड डेवलपमेंट कर दिया है। इस प्रकार से ये आपको डिवाइड करके पढ़ाया जा रहा था। प्रेजेंट टाइम में आपको फिफ्थ सेमेस्टर में क्या देखना है, इसमें जो ये टेक्सटाइल है यहाँ से पढ़ना है और एक्सटेंशन एजुकेशन से पढ़ना है। तो दोनों पेपर का नाम सबसे पहले हम आपको बताएंगे। दोनों पेपर का नाम देखिएगा आप लोग। ये जो 5 ब्रांच के नाम है इसको आप हमेशा याद रखा करिए। जब तक आप लोग पढ़ेंगे होम साइंस, हर समय ये चीज़ें आपको देखने को मिलती रहेंगी। इसलिए आप लोग ये मत भूला करिए कि हमारे जो होम साइंस सब्जेक्ट है उसके कितने ब्रांच है और उसके नाम क्या है। तो यहाँ पे देखिएगा आप लोग, जो हमारे होम साइंस है इसमें हमें इस बार क्या पढ़ने हैं, 2 पेपर पढ़ने हैं। 2 पेपर होगा फिफ्थ सेमेस्टर में, जिसमें से पहला पेपर है वस्त्रों का सतही अलंकरण, वस्त्रों का सतही अलंकरण, और दूसरा है सामुदायिक विकास कार्यक्रम सामुदायिक विकास कार्यक्रम। इसके बाद है नियोजन। फर्स्ट पार्ट का जो आपका नाम है, फर्स्ट पेपर जो है ये फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट पेपर, और ये सेकंड पेपर। ये नाम आप लोग याद रखिएगा, वस्त्रों का सतही अलंकरण और सामुदायिक विकास कार्यक्रम एवं नियोजन। ये आपके 2 पेपर है, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। नाम आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि ये कौन से ब्रांच से लिया गया है। जो वस्त्रों का सतही अलंकरण है ये टेक्सटाइल से लिया गया है, और ये जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम एवं नियोजन है ये कहाँ से लिया गया है, एक्सटेंशन एजुकेशन से लिया गया है। तो एक्सटेंशन एजुकेशन में आप लोग एकदम अच्छे से इसके पहले
जो भी इंट्रोडक्शन था कि स्टेशनरी एजुकेशन में क्या होता है, क्या नहीं होता है, किसके लिए शिक्षा दी जाती है, गांव के लोगों को किस प्रकार से विकास की तरफ हम ले जा रहे हैं, ये सारे पॉइंट्स आप लोगों ने पढ़ लिए हैं 4th सेमेस्टर में ही। तो आगे अब आपको ये देखना है कि जो ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम है, समुदाय के लोगों को किसी विशेष क्षेत्र में, देखिएगा आप लोग, किसी भी विशेष क्षेत्र में जहाँ के भौगोलिक दशाएं समान हो, समान भौगोलिक दशाओं में रहने वाले जो एक लोग होते हैं वो एक समुदाय के लोग कहलाते हैं। तो ऐसे समुदाय में रहने वाले लोग जो हैं उनके साथ उनका विकास किस प्रकार से हो रहा है उसके बारे में हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे। और यहाँ पे आप लोग जब शुरुआत में पढ़ रहे थे वस्त्र, क्या पढ़ रहे थे आप लोग? वस्त्र विज्ञान जब भी आप लोग को पढ़ना होता था तो क्या पढ़ते थे? रेशा, धागा, कपड़ा और पहनने योग्य कपड़ा। ये आप लोग पढ़ते थे। तो इसमें से आप लोग रेशा, धागा, कपड़ा, ये सब यहाँ तक आप लोग पढ़ लिए थे ना, धागे तक। धागे के बाद क्या होती थी? बुनाई की प्रक्रिया होती थी, तब कपड़े बनते थे। सेकंड सेमेस्टर में आप लोग रेशे, कताई, धागा यहाँ तक पढ़े थे, बुनाई भी पढ़े थे, लेकिन 5th सेमेस्टर में फिर से आपको यही बुनाई की प्रक्रिया से ही आगे पढ़नी है कि बुनाई किस प्रकार से की जा रही है, उसके बाद आगे के प्रोसेस क्या क्या है इसमें देखने को मिलेंगे आपको। फिर इसमें पहनने योग्य कपड़ा बनाने के लिए क्या हमें देखने को मिल रहा था? परिसज्जा देखने को मिल रही थी। तो यहाँ पे 5th सेमेस्टर में हम लोग यही पढ़ेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, लास्ट तक, यानी कि 5th सेमेस्टर में आपका ये टेक्सटाइल जो है वो कंप्लीट कर दिया जाएगा। और जो भी स्टूडेंट आगे भी ग्रेजुएशन के बाद भी होम साइंस को लेके अगर आगे पढ़ना चाहते हैं तो ये क्या करें कि अपना ये जो 5th सेमेस्टर है, 5th सेमेस्टर से और 6th सेमेस्टर जितना अच्छे से कंप्लीट आप लोग पढ़ेंगे अपने सब्जेक्ट को, आगे की तैयारी के लिए, नेट के लिए, JRF के लिए, आपके यहीं से सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आप लोग के लिए अच्छा हो गया है कि आप लोग अभी से तैयारी करते रहिए। और एक चांस ये भी है कि ग्रेजुएशन के बाद आप लोग तुरंत पे पोस्ट ग्रेजुएशन कीजिए, इसके बाद अपीयरिंग में ही आप लोग नेट का क्या करें, फॉर्म अप्लाई करिए और उसके प्रोसेस को देखते रहिए। अगर आप लोग यहीं से तैयारी किए रहेंगे तभी इंटरेस्ट होगा आगे फॉर्म के लिए। तो आगे देखिएगा, हम यहाँ पर बात करेंगे क्या क्या हमें पढ़ना है। वस्त्रों के सतही अलंकरण, यानी कि वस्त्रों की सतह को सुंदर बनाने के लिए हमें यहाँ पे क्या क्या प्रोसेस देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा, वस्त्रों की बुनाई, वस्त्रों की बुनाई, बुनाई करने के लिए हमें किस यंत्र का प्रयोग करना पड़ रहा है, उस सब यंत्रों के बारे में हम पढ़ेंगे। इसी में करघा पढ़ना होगा हमको। करघे के जो अंग हैं उसमें क्या क्या प्रोसेस पढ़ने हैं ये देखने को मिलेगा। इसके बाद है परिसज्जा, परिसज्जा आप पढ़ेंगे। परिसज्जा करने के लिए, सजावट करने के लिए हमें रंगाई, छपाई, कढ़ाई, ये सब पढ़ने हैं। और जब आप कढ़ाई पढ़ेंगे तो इसमें आगे और आप क्या पढ़ेंगे? पारंपरिक कढ़ाई, पारंपरिक कढ़ाई। पारंपरिक कढ़ाई के बाद आगे अभी और आप पढ़ेंगे क्या कि ये जो कढ़ाइयाँ हैं पारंपरिक कढ़ाई, यानी कि कुछ स्थान के जो कढ़ाइयाँ हैं वो फेमस होती है। कहाँ की कढ़ाई कौन सी फेमस है ये आपको पढ़ना है। इसके बाद कौन से सिटी के, कौन से राज्य के कौन से वस्त्र फेमस है वो आपको पढ़ने हैं। यहाँ पे पारंपरिक वस्त्र, पारंपरिक वस्त्र, यहाँ तक ये परिसज्जा में आप लोग को पढ़ लेने के बाद आगे आपको ये पढ़ने हैं कि जो ये वस्त्र हैं, यहाँ पे हमने परिसज्जा कर ली है। अब वस्त्र अगर हमारा तैयार हो गया है तो वस्त्रों के रख रखाव के लिए भी हमें कुछ करना पड़ता है। तो इसके बाद आपको एक पढ़ना पड़ेगा, एक लेसन है जिसमें जल पढ़ना है आपको। जल के बारे में आप पढ़ेंगे तो जल की अवस्थाएं पढ़ेंगे, इसी में जल की अवस्थाएं और प्रकार इसके पढ़ेंगे, ठीक है। इन सब के बाद जब आप लोगों ने पढ़ लिया पारंपरिक वस्त्र, यानी कि यहाँ से ये सारे प्रोसेस जब आपके वस्त्र तैयार हो जाते हैं, फिर आपने जल भी पढ़ लिया। जल पढ़ लेने के बाद आगे आप पढ़ेंगे यहाँ पे धुलाई,
धुलाई किसकी? वस्त्रों की। वस्त्रों की धुलाई। जब आप धुलाई पढ़ेंगे तो धुलाई में आपको शुष्क धुलाई और आर्द्र ये पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद लास्ट टॉपिक आपका इसमें होगा कि जो आप वस्त्रों की धुलाई कर रहे हैं, वस्त्रों की धुलाई करते समय कौन से एजेंट का प्रयोग करें, कौन से अभिकर्मक का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे देखिएगा, अभिकर्मक। अभिकर्मक पढ़ेंगे। इसके बाद आप लोग इसी में पढ़ेंगे साबुन। ये जो साबुन आप पढ़ेंगे ना, इनका कौन से बने हुए रेशे जो है, कौन से रेशे से बने हुए कपड़े पे कौन से एजेंट का क्या प्रभाव पड़ता है, ये आपको देखने को मिलेगा। और इसके साथ ही साथ नील। ये सारे पॉइंट्स आपको किसमें पढ़ने हैं? वस्त्रों के सतही अलंकरण में। वस्त्रों का जो सतही अलंकरण है, इसमें आपको वस्त्र की बुनाई, परिसज्जा, पारंपरिक वस्त्र, पारंपरिक कढ़ाई, फिर ये जो वस्त्र तैयार हुए हैं इनमें, इसके बाद जल पढ़ेंगे, जल की अवस्थाएं, प्रकार, इसके बाद वस्त्रों की धुलाई जिसमें शुष्क धुलाई, और फिर वस्त्रों की धुलाई के लिए विभिन्न प्रकार के जो अभिकर्मक का प्रयोग हमें करना पड़ रहा है। ये सारे पॉइंट्स हमें किसमें पढ़ने हैं? वस्त्रों के सतही अलंकरण यानी कि फर्स्ट पेपर में। और यही इतना आपको 8 यूनिट में पढ़ने हैं। इसके बाद आप लोग देखिएगा, ये जो सेकंड पेपर है हमारा, सामुदायिक विकास कार्यक्रम एवं नियोजन। सामुदायिक विकास हमने पहले ही बता दिया आप लोग को। इसकी किसी भी विशेष क्षेत्र में समान भौगोलिक दशाओं में रहने वाले जो लोग होते हैं वो समुदाय कहलाता है। और वहाँ समुदाय के लोगों का विकास करना है आपको। फिर वहाँ पे विकास के लिए हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं, किस प्रकार से हम विकास करेंगे, ये सारे स्टेप आप लोग देखिएगा कि इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पढ़ेंगे सामुदायिक विकास कार्यक्रम पढ़ना है आपको। इसके बाद सामुदायिक विकास करने के लिए क्या संगठन हम बनाते हैं, वो संगठन हमें पढ़ना है। आप लोग पहले पढ़ चुके हैं ना कि प्रसार शिक्षा जब करते हैं आप लोग, तो उसमें कोई एक व्यक्ति नहीं बल्कि ढेर सारे लोगों का समूह एक साथ में मिल करके आप लोगों को कार्य करना होता है। तो यहाँ पे अगर समुदाय की बात हो रही है तो पूरे समुदाय के लोग एकत्रित होकर एक साथ एकजुट होकर संगठन बना के पूरे समुदाय का विकास हम लोग करेंगे। इसके बाद है ये जो सामुदायिक विकास है, इसमें सामुदायिक विकास में गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा, गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा का क्या प्रभाव देखने को मिल रहा है कि गृह विज्ञान के जरिए हम किस प्रकार से सामुदायिक विकास के लिए लोगों को जागरूक कर पा रहे हैं। इसके बाद आप लोग देखिएगा, ये जो हमारे सामुदायिक विकास का कार्यक्रम है, इसके लिए हमें क्या देखना है कि जो समुदाय है उसमें महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, वयस्क भी हैं, वृद्ध भी हैं। तो इन सब के लिए, इन सब के विकास के लिए हमें क्या क्या करना पड़ रहा है। तो सबसे पहले किसके विकास के लिए हमें पहले कदम उठाना है, तो यहाँ पे देखिएगा, महिलाओं एवं बच्चों के विकास के लिए चलाई गई योजनाएं, महिलाओं एवं बच्चों के विकास के लिए चलाई गई जो भी योजनाएं हैं। इसके बाद महिला और बच्चों का जब विकास हो जाता है, फिर युवा विकास,
यहाँ पे महिलाओं एवं बच्चों के विकास के लिए चलाई गई जो भी योजनाएं हैं, इन सब के बाद अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की कि जो युवा लोग हैं उनके विकास के लिए कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जहाँ से उनको क्या मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है उनके विकास के लिए। तो उसमें देखिएगा सामुदायिक सेवाओं में, तो यहाँ पे देखिएगा युवा विकास के समर्थन सेवा में कौन कौन सी सेवाएं हैं, जैसे आप लोग देखते होंगे NSS होता है, NCC है, उसके बाद एक है YC है। इन सब के बारे में आपको डीपली पढ़ाया जाएगा जब ये एक लेसन वाइज आप शुरुआत करेंगे, पूरा यूनिट वाइज जब आप पढ़ेंगे एक एक करके, तब आपको इन सब के बारे में डीपली बताया जाएगा कि किस प्रकार से युवाओं के विकास में अपना सहयोग दे रहे हैं। ठीक है, इसके बाद देखिएगा सामुदायिक सेवाओं में विभिन्न संस्थाएं विभिन्न संस्थाओं का योगदान देखिएगा। विभिन्न संस्थाओं का योगदान कि कौन कौन से ऐसी संस्थाएं हैं जो इस सामुदायिक विकास के लिए सपोर्ट कर रही हैं। उसमें कुछ प्राइवेट भी हो सकती हैं, कुछ सरकारी भी हो सकती हैं, गैर सरकारी। इस प्रकार से आपको ढेर सारी संस्थाओं के बारे में आगे पढ़ना होगा। इसके बाद है नेतृत्व मतलब होता है कि लीडरशिप आप लोग नाम सुने होंगे। लीडरशिप यानी कि ये जो विकास का कार्यक्रम चलाया जाना है ना, इन सब विकास के कार्यक्रमों को करने के लिए कोई एक व्यक्ति होगा जिसकी बातों पे लोग यकीन करते हों, जो लोगों को अच्छे से समझा पाने में सक्षम रहता हो, वो व्यक्ति नेतृत्व करने योग्य होगा। यानी कि वो विकास के कार्यक्रमों को चलाने में सक्षम होगा, उसके अंदर वो सारे गुण निहित होंगे जो एक प्रसार कार्यकर्ता में होने चाहिए। यानी कि आप लोग इसके पहले भी पढ़े होंगे कि जो प्रसार शिक्षा में आप लोग पढ़े हैं कि जो प्रसार कार्यकर्ता होता है उसमें नेतृत्व का गुण होना चाहिए, एक नेता के जैसा गुण होना चाहिए जिससे लोग उसकी बातों को माने और इसके सहयोग से वो अपने समुदाय का विकास कर सके। इसके बाद है ये जो नेतृत्व हो गया, इसके बाद लास्ट पॉइंट है कार्यक्रम नियोजन। तो यहाँ पे देखिए जिस प्रकार से सामुदायिक विकास कार्यक्रम हो गया, सामुदायिक विकास का संगठन हो गया, फिर गृह विज्ञान में इनका विकास किस प्रकार से चल रहा है, इसके बाद महिलाओं एवं बच्चों का विकास, युवाओं के विकास में कौन कौन सी ऐसे समर्थन दिए जा रहे हैं, इसके बाद सामुदायिक सेवाओं में विभिन्न संस्थाओं का योगदान है। ये सब पढ़ने के बाद हम इन कार्यक्रमों का नियोजन किस प्रकार से करेंगे, यानी कि हम ये समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से गृह प्रबंधन में आप लोग एक रूपरेखा तैयार करके अपने कार्यों को कर रहे थे, गृह प्रबंधन कर रहे थे, उसी प्रकार से आप लोग कार्यक्रम का नियोजन किस प्रकार से करेंगे कि ये सारी जो नियोजन है, ये सारे जो समुदाय हैं, ये सब विकास के कार्य हो सके। तो यहाँ पे आप लोग ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोग कोई भी समस्या हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और आप लोग ये ज़रूर बताइएगा इन दोनों में से जो भी आपको सही लगे, जो अच्छे समझ में आए, जो आप लोग कहेंगे वही पेपर पहले पढ़ाया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं आप लोग को हम अब की बार क्लास के साथ, न्यू क्लास के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।